हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की फुल डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हम। अब देखते हैं जो प्रोटीन शब्द है उसको सबसे पहले किसने दिया था। जॉन जे बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1838 में जो प्रोटीन शब्द है उसको दिया था। ठीक है, ये प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन सेल्स में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होते हैं जो अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, ये जो पॉलीमर होते हैं वो हेट्रोचेन वाले होते हैं। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन में एक ही अमीनो एसिड नहीं होता, बहुत से प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, तो इसे हम हेट्रोचेन पॉलीमर कहेंगे प्रोटीन को। ओके गाइस, अब प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? यानी अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, यानी मोनो यूनिट होती है इसकी पॉलीमर की, वो होती है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड से मिलकर बनाया आपका प्रोटीन। अब हम देखते हैं अमीनो एसिड क्या होता है। ठीक है, अमीनो एसिड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें अल्फा कार्बन परमाणु पर एक तो होता है कार्बोक्सिलिक समूह यानी एसिड समूह होता है, और दूसरा अमीनो समूह होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे, ये आपको एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर दी हुई है। यहाँ पे देखिए एक COOH ग्रुप है, यानी एक तो आपके पास एसिड ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है जिसे हम अमीनो ग्रुप कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार इसका नाम पड़ा है अमीनो एसिड, यानी अमीनो ग्रुप होने से साथ में एसिड ग्रुप होने से मिक्स में बोलेंगे अमीनो एसिड। ओके, जो अमीनो एसिड है उसकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इसके NH2 और COOH ग्रुप है ना, इसकी कंडीशन यानी इसकी जो स्थिति है उस पर निर्भर करती है कि COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप इसका विन्यास, इसकी प्रेजेंस, यानी ये कार्बन के किस कार्बन पे लगे हुए हैं, या एक ही कार्बन पे हैं या अलग अलग कार्बन पे हैं, इससे। दूसरी बात, इसमें जो R ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, इसकी उपस्थिति से इसके विशिष्ट गुण यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जो अमीनो एसिड की, वो होती है इसकी R ग्रुप के कारण। ओके गाइस, अब आप देखिए जो ये अमीनो एसिड है इसमें यह कार्बन है, ये कार्बन है, ये क्या है? एक किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से जुड़े हुए सभी जो ग्रुप्स हैं ना, वो सभी ग्रुप्स अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर है हाइड्रोजन, फिर COOH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे R। इस कारण ये एक कायरल वाला हो गया, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक कंडीशन होगी, अगर इस R की जगह आप हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, अगर R की जगह आप हाइड्रोजन लगाओगे तो वो कौन सा कंपाउंड हो गया? वो अमीनो एसिड हो गया आपका ग्लाइसिन, और वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे किरेल कार्बन नहीं होगा, क्योंकि हमने एल्किल ग्रुप की जगह H लगा दी और यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H हो गया, इस कारण वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये तो हुआ अमीनो एसिड की ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव होने की बात। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे को ज्ञात अमीनो एसिड है ना वो लगभग 75 है, और जो प्लांट्स है ना उनमें लगभग 20 अमीनो एसिड मोस्ट होते हैं और वही पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन। यह है इसका क्लासिफिकेशन पहले टाइप का। दो तीन टाइप से, एसेंशियल, नॉट एसेंशियल, ठीक है, सिंथेसाइज, नॉन सिंथेसाइज, बहुत से प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड का, वो है कि ये एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है। ठीक है, इस आधार पे करते हैं। तो पहले जो कंपाउंड है उनको देखते हैं हम एलिफेटिक। पहला जो अमीनो एसिड जो कंपाउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन है एलिफेटिक, एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब आप देखते हो कि जो एलिफेटिक होते हैं उनमें क्या होता है कि ओनली एल्किल ग्रुप पाया जाएगा, इनमें कोई चेन वगैरह जो रिंग साइकिल है वो नहीं पाई जा रही है। ठीक है, अब देखिए आप एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा कि आपके पास जो अमीनो एसिड होगा उसमें एक बेंजीन रिंग पाई जाएगी, और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाएगी। अब देखते हैं एलिफेटिक जो अमीनो एसिड है हमारे, उनके एग्जाम्पल। जैसे आपके पास एलेनिन है, इसमें क्या है कि एक एल्किल ग्रुप है, राइट, दिस CH3 एल्किल ग्रुप, सो इसे हम कहेंगे एलेनिन। तो एलिफेटिक अमीनो एसिड हो गया। अब आप देखिए एरोमेटिक अमीनो एसिड, यहाँ पे आप देखिए कि जो फिनाइल एलेनिन है उसमें ये आपके पास है C6H6, यानी बेंजीन रिंग बनी हुई है।
और इस बेंजीन रिंग के कारण ये क्या हो गया कि एरोमेटिक हो गया, और ये फिनाइल एलेनिन। ओके, अब आप देखिए अगले वाला जस्ट प्रोलिन। प्रोलिन में आप देखिए कि ये एक हेट्रोसाइक्लिक सी रिंग बन रही है, राइट। इसमें एक नाइट्रोजन कंपाउंड अलग से लगा हुआ है और COH ग्रुप बाहर लगा हुआ है। तो ये प्रोलीन की स्ट्रक्चर है और इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बन रही है, इस कारण से हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड कहते हैं। तो पहला टाइप हो गया क्लासिफिकेशन का ये। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं क्लासिफिकेशन का। ये है दूसरा टाइप अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन का। इसमें क्या है कि आपके पास जो अमीनो एसिड है उसको न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड में बांटा गया है। अब आप जानते हो कि न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होंगे? ऐसे अमीनो एसिड जिनमें COH ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों इक्वल हो, यानी अगर आपके पास एक COH ग्रुप है तो जो NH2 ग्रुप हो वो भी एक ही हो, या आपके पास दो COH ग्रुप है तो दो ही NH2 ग्रुप होने चाहिए, यानी COH ग्रुप और NH2 ग्रुप दोनों की जो संख्या है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल होंगे तो वो क्या होगा कि न्यूट्रल, यानी जो COH ग्रुप क्या होता है कि एसिडिक ग्रुप होता है, NH2 क्या होता है बेसिक ग्रुप होता है। ये दोनों मिलके एसिड और बेस न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। फॉर एग्जांपल देखिए आप न्यूट्रल अमीनो एसिड्स को, पहला एग्जांपल ग्लाइसिन का। इसमें क्या है कि एक COH ग्रुप है, दूसरा क्या है NH2 ग्रुप, तो दोनों एक एक हैं, तो ये इसके इफेक्ट को खत्म कर रहा है और ये क्या बन रहा है न्यूट्रल, पहला हो गया। दूसरा आप देखिए वेलिन। वेलिन अमीनो एसिड में क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर ये होती है CH3 से जुड़े हुए होते हैं दो मेथिल ग्रुप, और CH के साथ आपका NH2 और COH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या है कि एक COH ग्रुप है और दूसरा NH2 ग्रुप है। ओके, तो क्या हुआ कि जो COH ग्रुप है NH2 के इफेक्ट को खत्म करता है और NH2 COH के, तो ये क्या हुआ न्यूट्रल अमीनो एसिड। जैसे सेरिन एक एग्जांपल और देखिए आप, सेरिन अमीनो एसिड। इसमें क्या है कि COH और NH2 एक एक है। इसमें जो OH है उसका इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है कि OH आ रहा है तो बेसिक होगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसमें COH ग्रुप और NH2 ग्रुप देखना है। ओके गाइस, अब दूसरा टाइप देखते हैं इसका एसिडिक वाला। ये रहा एसिडिक वाला। एसिडिक में क्या होगा कि NH2 वाला जो है वो बेसिक का होता है और COH ग्रुप वाला होता है वो होता है एसिडिक का। तो इसमें COH ग्रुप मोर हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो ये जो COH ग्रुप है वो ज्यादा होगा, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि COH ग्रुप है वो एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए आप एस्पार्टिक एसिड देखिए। एस्पार्टिक एसिड में आपको मिलेगा दो COH ग्रुप मिलेंगे, साथ में एक आपको NH2 ग्रुप मिलेगा। तो ये क्या हुआ एसिडिक, इसको तो ये इफेक्ट खत्म कर देता है। अगर नॉर्मल भाषा में समझे हम जनरली तो COH का इफेक्ट ये NH2 खत्म कर दिया, इसका एसिडिक ये बेसिक बचा COH, तो ये क्या देगा हमने को, एसिडिक इफेक्ट देगा। ओके, जैसे ग्लूटामिक एसिड है, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास COH और COH है, NH2 CH2 दो है इसमें, ठीक है। तो वही ये खत्म और ये एसिडिक इफेक्ट देगा। अब देखिए आप बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में। बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा कि जो COH ग्रुप है वो तो एसिडिक के लिए होता है, और इसमें क्या होता है कि जो NH2 ग्रुप होता है ना वो मोर हो जाएगा, ठीक है, यानी NH2 ग्रुप ज्यादा होगा। NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे तो क्या होगा, जैसे लाइसिन फॉर एग्जांपल आप देखिए लाइसिन में NH2 यहाँ पे और यहाँ पे NH2 है, एक आपके पास COH है। ओके, तो क्या हुआ, ये बेसिक हुआ। बेसिक इसलिए हुआ क्योंकि NH2 समूह है इसमें ज्यादा है। जैसे आप आर्जिनिन देख सकते हैं, आर्जिनिन में एक COH है, यहाँ पे ओनली वन COH, NH2 NH और NH2 है। ओके, तो ये आर्जिनिन बेसिक हो गया, और आर्जिनिन को हम कहेंगे स्ट्रॉन्गली बेसिक। ये होता है स्ट्रॉन्ग बिकॉज इसमें होता है NH2 NH, ये NH, चार तो NH ग्रुप होंगे इसमें। इसमें क्या हो गए, चार NH2 ग्रुप होते हैं और एक ओनली होता है COH। तो आप देखिए कि चार NH2 और एक COH बेचारा, तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, बेसिक का होगा, वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ओके गाइस, अब एक हम लिस्ट देख लेते हैं, उसमें क्या होगा कि न्यूट्रल अमीनो एसिड है पूरे, जो 20 अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास उनके पूरे आप देखिए सभी का हमने एक क्लासिफिकेशन किया है कि न्यूट्रल वाले सारे एक जगह लिख लिए हमने, एसिडिक वाले एक जगह लिखे और बेसिक वाले
एक जगह लिखिए। देखिए आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दी हुई है, सॉरी ये डायग्राम दिया हुआ है, सारणी टेबल आपके पास। अब इस टेबल में देखिए सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं वो दिए गए हैं। जैसे न्यूट्रल में आप देखिए एलानिन एस, ठीक है, साइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, सेरिन, प्रोलिन, ओके, वेलिन तक। जो एसिडिक नेचर वाले हैं वो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड है, ओके। बेसिक नेचर वाले आपके पास होंगे आर्जिनिन। जो आर्जिनिन होगा वो स्ट्रांगली बेसिक होगा, दूसरा होगा लाइसिन और तीसरा होगा स्टिडीन। जो स्टिडीन है वो वीकली बेसिक होता है जनरली, ओके गाइस। तो आप यहाँ से इस टेबल को बना सकते हैं। और जो इसमें न्यूट्रल अमीनो एसिड दिए गए हैं, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड सभी को दिया हुआ है। अब अगले टाइप का इसका क्लासिफिकेशन है, हम देखते हैं वो जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में है, ओके गाइस। अब देखिए आप जो अमीनो एसिड है उसको दो भागों में बांट सकते हैं मेन तरीके से, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एसेंशियल क्या होंगे कि जो हमारे को जरूरी है उनको लेना जरूरी है, यानी वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, यानी नॉन सिंथेसाइज्ड जो अमीनो एसिड होंगे, यानी बॉडी में जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होते उन अमीनो एसिड्स को हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, ओके गाइस। अब देखिए आप जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उनको हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते तो लेते कैसे हैं, तो उनको हम फूड के रूप में, डाइट के रूप में लेते हैं, ओके गाइस। ये हो गया अमीनो एसिड एसेंशियल वाले। अब देखिए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ये क्या होते हैं कि इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं बॉडी के द्वारा, बॉडी में इनको सिंथेसाइज किया जाता है। दूसरी बात, इनको भोजन में आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, अगर इनको हम भोजन के रूप में लेने की अपने को आवश्यकता नहीं होती, ये नॉन एसेंशियल होते हैं। अब देखिए जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उनके पूरे 10 अमीनो एसिड्स की मैंने लिस्ट बना रखी है, क्रम से आप देखिए, आर्जिनिन, स्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, मिथियोनिन। जो मिथियोनिन है आप देखिए ये है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें क्या होता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होती है। अब देखिए फिनाइल एनालिन, ठीक है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, वैलिन, ओके। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है देखिए एलानिन, एस्पार्टिक एसिड हो गया आपका, सिस्टाइन हो गया। जो आप देखिए सिस्टाइन और सिस्टीडीन हैं ये दोनों, इसमें भी क्या है कि ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। इनमें क्या होता है कि एक सल्फर बॉन्ड पाया जाता है। और जो आपका सिस्टाइन है, दिस सिस्टाइन, इसमें क्या होगा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, ओके गाइस। तो इसके स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अब देखिए मिथियोनिन और सिस्टाइन, सिस्टीन में क्या पाया जा रहा है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं, ओके गाइस। अब आपको बता देते हैं कि सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है वो है आपका मिथियोनिन, राइट। मिथियोनिन में क्या होता है कि NH2COOH ग्रुप के साथ साथ एक सल्फर बॉन्ड भी पाया जाए, यानी सल्फर बीच में होता है इसमें, ओके गाइस। दूसरा है आपका सिस्टाइन, ठीक है। सिस्टीन जो है उसमें जो ये सिस्टीन है इसमें भी एक सल्फर बॉन्ड पाया जाता है और दो सिस्टीन के मिलने से आपके पास एक सिस्टाइन बनता है, ओके गाइस। दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है और ये अलग है, इसके 2 यूनिट से ये बनता है, ठीक है। और देखिए आप यहाँ से अगर इसको बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, जैसे HSCH2CHCOOH, ओके गाइस। अब देखिए यहाँ से NH2 लगा हुआ है, एक मोल और ले लेते हैं इसका, SSCH2CHCOOH और ये आपका NH2। अब हम क्या कर दे कि यहाँ से H2 को रिमूव कर दे, ओके गाइस। यहाँ से H2 को रिमूव कर दिया और जो ये सल्फर है इसका इसके साथ बॉन्डेशन करवा दिया, तो ये स्ट्रक्चर मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको, ये स्ट्रक्चर मिलेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिस्टाइन, ओके गाइस। ये मैंने एक चार्ट बनाया है बहुत ही मेहनत करके और इसमें आपके लिए सब सारी डिटेल है अमीनो एसिड की। पहला जो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है अमीनो एसिड, ठीक है। दूसरा जो दिया हुआ है वो होगा आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा, यानी शॉर्ट में जो ग्लाइसिन है उसको हम क्या लिखेंगे, G लिखेंगे,
ठीक है। ये होगा आपका एब्रिविएशन, ओके। एब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त नेम, ओके। ये होगा आपका एब्रिविएशन, और ये होगा आपका जो केमिकल नेम है अमीनो एसिड का, वो होगा, ओके गाइस। तो यानी हम इस टेबल में देख रहे हैं कि ये आपका जो अमीनो एसिड है उनके नाम है, टोटल पूरे अमीनो एसिड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ में इनके साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो भी जानकारी है, वो भी दी गई है साइड साइड में, ठीक है। अब देखिए आप, ये है आपका जो अमीनो एसिड है, वो है, हम लिख सकते हैं अमीनो एसिड ए, ठीक है। ये इसका शॉर्ट नेम, ठीक है। ये इसका एब्रिविएशन, ये इसका जो केमिकल नेम है वो हो गया, ओके गाइस। आ रहा है समझ में। ग्लाइसिन को हम जो 1 लेटर इसका सिग्निफिकेंस होता है वो जी होता है, इसको GLY अब्रिविएशन होता है, यानी संक्षेप नेम। अब्रिविएशन को हिंदी में बोलते हैं हम संक्षेप नेम। तो इसका जो अब्रिविएशन होगा वो GLY होगा, और इसका जो केमिकल नेम होगा वो अमीनो एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। दूसरा है एलानिन, इसका जो नेम होगा एब्रिविएशन वाला ALA, और हम शॉर्ट में जो 1 लेटर वाला लिखेंगे इसके लिए नेम, वो A होगा। ये होगा इसका केमिकल नेम। ऐसी पूरी ही सारणी दी हुई है, इसमें सभी के एब्रिविएशन, केमिकल नेम सब कुछ दिए हुए हैं। आप यहाँ से आप बना सकते हैं सारणी को, ओके। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सारणी है, ओके। अब आप देखिए, जो अमीनो एसिड हैं 1 से लेके आप देखिए यहाँ तक हो जाएगा आपका 7 तक, यहाँ तक। ये देखिए, ग्लाइसिन से लेकर आपको थियोनिन है ना, ग्लाइसिन से लेके इस थियोनिन तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सारे अमीनो एसिड है ना, मोनो ये है मोनो अमीनो और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इनमें एक ही NH2 ग्रुप है और एक ही COOH ग्रुप है, यहाँ तक, ओके गाइस। आ रहा है समझ में। अब आप देखिए, जो 8 नंबर से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो अमीनो एसिड है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ठीक है, ग्लूटामीन तक के, एस्पार्टिक एसिड से लेके ग्लूटामीन तक के जो अमीनो एसिड हैं, उनमें क्या होगा कि एक तो होगा NH2 ग्रुप और 2 होंगे COOH ग्रुप। तो इन्हें हम बोल सकते हैं मोनोअमीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। अब आप देखिए 10 नंबर से, 10 नंबर का क्या है आपका आर्जिनिन, और दूसरा है लाइसिन। अगर हम बात करें आर्जिनिन और लाइसिन की, तो ये क्या होंगे कि इनमें 2 अमीनो ग्रुप होंगे, आर्जिनिन और लाइसिन। ओनली 2 की बात कर रहे हैं, 10 नंबर एंड 11 नंबर, आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन में क्या होगा कि डाई अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, ठीक है। और आगे के जो हैं ये सिस्टाइन, मिथियोनिन, ओके, मिथियोनिन तक, ये तीनों होंगे आपके सल्फर कंटेनिंग एसिड। और यहाँ तक की जो टोटल है ना, आपको मैंने बताया 1 से लेकर आपको बता दिया ये यहाँ तक 14 तक, ये सारे आपके एलिफेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक अमीनो एसिड है। ध्यान रखना, 1 से लेकर इसमें 14 तक के जो कंपाउंड्स हैं, अमीनो एसिड हैं, सॉरी, वो सभी आपके एलिफेटिक हैं, ओके, एलिफेटिक हैं। और जो सिस्टाइन है, मिथियोनिन है, ये आप जानते हो कि ये सल्फर कंटेनिंग है, और 3 ही होते हैं अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग, ओके। अब आप देखिए 15 से लेके जो 15वां है वो फेलिन एलानिन है, और जो ट्रायोसिन है, ओके, टायरोसिन है, और जो फेनिल एलानिन है, ये दोनों एरोमेटिक हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। अब देखिए आप हेट्रोसाइक्लिक के बारे में, इनमें क्या है कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। आगे वाले जो कंपाउंड है आप देखिए, प्रोलिन है, हाइड्रोक्सीफ्लोरिन है, स्टिडीन है, और ट्रिप्टोफैन है, ओके। इनमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जा रही है, इस कारण इन्हें हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड हम कहते हैं, ओके गाइस। ये टेबल पूरी हो गई आपकी। अब हम आगे चलते हैं, ओके गाइस। आपको टेबल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, और जो ये टेबल है आप यहाँ से लिख सकते हैं पूरी को, ओके गाइस। अब हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको देख लेते हैं।
पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ये अमीनो एसिड होते हैं कलरलेस, यानी रंगहीन होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। दूसरा एक क्रिस्टलाइन होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। ओके, अगर इनकी सोल्यूबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, एल्कलीज में सोल्यूबल होते हैं, और एसिड्स होते हैं ना, डाइल्यूट एसिड्स, उनमें सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो एसिड होंगे उसमें भी सोल्यूबल होंगे पर उनमें थोड़ा सा कम होते हैं। ओके, तो पहली बात सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कलीज एंड एसिड्स, ओके हम बोल सकते हैं। दूसरा, जबकि ये जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे ईथर वगैरह होते हैं, उनमें सोल्यूबल नहीं होते हैं, पहली बात। अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग हाई होता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स का जो जनरली मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, ओपन अबव 200 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, अब इनके जो टेस्ट होते हैं उनको देख लें कि ये स्वीट टेस्ट देते हैं या टेस्टलेस होते हैं या बिटर टेस्ट वाले होते हैं, कैसे होते हैं। जो हम देखते हैं ग्लाइसिन, एलेलिन और वेलिन होता है ना, वो आपको स्वीट टेस्ट देता है, बोनी यानी मीठा टेस्ट देता है। और जो ल्यूसीन होता है ना, वो आपका टेस्टलेस होता है, यानी उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। एक बात देखें कि हम MSG की जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, ये साल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड वाला होता है, और इसका यूज फ्लेवरिंग करने, यानी जो फ्लेवर एजेंट होते हैं ना फूड के लिए, फूड इंडस्ट्री में, तो इसका यूज फूड इंडस्ट्री में करते हैं हम MSG का। ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, सबसे पहले हमने देख लिया था कि इसमें क्या है कि किरल कार्बन पाया जाता है, कायरल एसिमेट्रिक कार्बन पाया जाएगा, तो इस कारण इसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जबकि जो ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बताई थी आपको, RCHNS2 ग्रुप, ये आपका अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये जो ये कार्बन है ना आपका, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया क्योंकि ये एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, असममित होता है क्योंकि ये चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं। बट जो ग्लाइसिन है वो एक्सेप्ट कैसे है, एक्सेप्शन कैसे है, इसलिए है क्योंकि ग्लाइसिन में क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप है ना आपका, वहां पर इस एल्किल ग्रुप पर हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन होने से यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रह पाता है, और इस कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ओके गाइस, एसिमेट्रिक कार्बन एटम इसमें अल्फा कार्बन वाला होता है, जो ये दिख रहा है आपको अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। एंड अब देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं वो कैन बी एब्जॉर्ब यूवी लाइट। ओके, फॉर एग्जांपल टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन हो गए, ये आपके एब्जॉर्प्शन करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट का। ओके, अमीनो अम्लों का अगर हम जलीय विलयन देखें तो वो होता है उदासीन, इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान हाई होता है। अधिकांश जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अविन्यासित होने के कारण जैविक सक्रियता दिखाते हैं हमारे को, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। ठीक है, सॉरी एक्टिविटी नहीं, एक्टिव। बहुत मोस्ट टॉपिक है अब हमारा डाइपोलर या ज्यूटर आयन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है डाइपोल और ज्यूटर आयन। ठीक है, ज्यूटर आयन क्या होता है कि ऐसा आयन होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें अंदर ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा आपके पास और नेगेटिव चार्ज भी होगा, यानी कैटायन और एनायन दोनों ही ज्यूटर आयन में बनते हैं। तो ठीक है, पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं हम लोग। अमीनो एसिड के एक अणु में एमिनो यानी जो क्षारीय NH2 ग्रुप होता है वो भी होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो भी होता है। ये दोनों समूह एक दूसरे से रिएक्शन करके एक आंतरिक सॉल्ट बनाते हैं, यानी इंटरनल सॉल्ट बनाते हैं। ओके, यानी अमीनो एसिड हो गया, उसमें क्या NH2 ग्रुप भी है आपके पास ये, और COH ग्रुप भी है, ये दोनों इंटरनल सॉल्ट बनाएंगे रिएक्शन करके। जो ये सॉल्ट बनेगा इसमें क्या होगा कि आपके पास जो नाइट्रोजन है NH2 वाला, उस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो ऑक्सीजन है उस पर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यानी जो NH2 ग्रुप है N है वहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और COH है वहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, इस संरचना को द्विध्रुवीय आयन या हम ज्यूटर आयन कह सकते हैं। इसे हम एम्फोलाइट आयन भी कहते हैं। एम्फोलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये
पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी है, ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यानी एक एम्फीबिक नेचर दर्शाता है ज्यूटर आयन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए, जो आपके पास अमीनो एसिड है उसका ज्यूटर आयन बनाना है, कैसे बनाया जाए। ये जो अमीनो एसिड ग्रुप है वो क्या करेगा कि ये अपने NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों रिएक्शन करेंगे और इंटरनल सॉल्ट बनाएंगे एक, ठीक है। ये इंटरनल सॉल्ट बनाएंगे और वो इंटरनल सॉल्ट आपका कहलाएगा ज्यूटर आयन। दिस इज ज्यूटर आयन। ये ज्यूटर आयन है, इसमें मेन प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आपको दिख रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है, ठीक है। ये अमीनो एसिड से आपके पास ज्यूटर आयन बना है। इसमें बना इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक क्षारीय और एक बेसिक यानी NH2 और COOH ग्रुप दोनों थे, दोनों एक रिएक्शन कर रहे हैं और इंटरनल सॉल्ट बना रहे हैं। और क्या हो रहा है इसमें, जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन पे आ रहा है आपके पास नेगेटिव चार्ज। एक ही सॉल्ट में पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है और दोनों शो हो रहे हैं आपको। ओके, अब आप देखिए, जो ज्यूटर आयन है ये आपके पास ज्यूटर आयन है। अगर हम इस ज्यूटर आयन को एसिडिक मीडियम में रखें, ठीक है, इस ज्यूटर आयन को एसिडिक मीडियम में डालें तो क्या होगा कि ये ज्यूटर आयन है आपका Z, ये आपका एसिडिक मीडियम है। अगर इस ज्यूटर आयन को एसिडिक मीडियम में डालें तो क्या होगा, ये जो ज्यूटर आयन है ना आपका, वो बेसिक की तरह आपके पास रिएक्ट करेगा वहां पे और यहाँ से H+ लेगा आपके पास एसिडिक मीडियम से और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक केटाइन में, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होगा, केटाइन में। और आपके पास NH2 है, वहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ओके, NH3 पे। ये तो हुआ एसिडिक मीडियम वाली बात, ठीक है। ये थी अपनी एसिडिक मीडियम। ओके गाइस, अब आप देखिए यहाँ पे दूसरा, ये इसमें क्या करते हैं हम बेसिक मीडियम ले लें और जो बेसिक मीडियम है OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव है बेसिक मीडियम में, जो आपका ज्यूटर आयन है ना, वो एसिडिक की तरह एसिडिक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो एसिडिक की तरह व्यवहार करेगा तो क्या होगा कि OH नेगेटिव यानी बेसिक है, तो यहां से ये क्या करेगा, H+ लूज कर देगा, यानी NH3 था, यहां से ये NH2 देगा। ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा आपका, यहाँ पे NH2 देगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है खत्म हो गया, आपके पास बना नेगेटिव चार्ज और ये एनायन होगा आपके पास, जो बनेगा मेटल वो एनायन होगा, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। यानी जो ज्यूटर आयन है उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। अब हमने देखा कि एसिडिक मीडियम में जो ज्यूटर आयन है ना वो बेसिक की तरह कार्य करता है और हमारे पास केटाइन देता है। ओके, अगर हम बेसिक मीडियम में ले लें तो हमारे पास जो ज्यूटर आयन है वो एसिडिक की तरह इफेक्ट करके व्यवहार करके हमारे को एक एनायन देगा। अगर एसिडिक लें तो केटाइन देगा और बेसिक लें तो एनायन देगा। ओके गाइस, अब आप देखिए कि जो प्रबल अम्लीय माध्यम में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो अमीनो अम्ल कैथोड की तरफ गमन करते हैं तथा प्रबल क्षारीय माध्यम में एनोड की तरफ गमन करते हैं। तो इससे हमारे को क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो ज्यूटर आयन है, अमीनो अम्लों के ज्यूटर आयन की पुष्टि होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी है इसमें और नेगेटिव चार्ज भी है, यानी दोनों चार्ज इसमें रखे हुए हैं। ओके गाइस, तो ये हुआ आपका ज्यूटर आयन का कॉन्सेप्ट। अब एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ज्यूटर आयन का आपको। इसे हम एम्फोलाइट आयन या डाइपोलर भी कहेंगे। इसमें क्या होता है कि एक NH2 है, ये आपका अमीनो एसिड है, इससे आपके जो ज्यूटर आयन है वो बनता है, ठीक है गाइस। C नेगेटिव भी है और एक पॉजिटिव है, यानी NH2 और COOH मिलकर एक इंटरनल सॉल्ट गाइस। जब हमारा टॉपिक है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ज्यूटर आयन है वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं कि एक ऐसा pH जिस पर जो अमीनो एसिड है ना तो एनाइन
एनोड की तरफ जाए ना ही कैथोड की तरफ जाए, तो हम उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कह सकते हैं। ओके, पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं कि प्रत्येक जो अमीनो एसिड होता है ना, वो एक निश्चित पीएच पर द्विध्रुवीय आयन सांद्रता अधिकतम होती है। ठीक है, जो प्रत्येक अमीनो एसिड की एक निश्चित पीएच पर द्विध्रुवीय आयन सांद्रता अधिकतम होती है तथा इस पीएच मान पर जो अमीनो एसिड है विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रोडों की ओर गमन नहीं करता है, ना तो वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाता है ना ही वो नेगेटिव एनोड की तरफ जाता है। ठीक है गाइस, तो इसे हम अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, यानी समविभव बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगर शॉर्टकट में देखें तो इसे हम देख सकते हैं एक निश्चित पीएच मान पर धनायन की सांद्रता ऋणायन की सांद्रता के इक्वल होती है। जैसे हम देखें कि एक ज्यूटर आयन है। ओके, ये आपका केटायन बना और ये बना आपका एनायन। ज्यूटर जो आयन था उसमें मैं बता चुका हूँ कि पहले अगर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो उससे हमें को मिला है केटायन। ठीक है, एसिडिक मीडियम से मिलता है केटायन, और अगर आप बेसिक मीडियम लेते हैं तो आपको मिलता है एनायन। यानी ये ज्यूटर आयन है, इस ज्यूटर आयन से आपने एसिडिक मीडियम लिया और इधर लिया तो ये H+ लिया यहाँ पे, यानी एसिडिक मीडियम लिया, इससे आपको मिलेगा केटायन। अगर आप इस साइड जाएंगे यानी इस साइड जाए तो आप OH लेते हो यानी बेसिक मीडियम लेते हो, और बेसिक मीडियम से आपको मिलता है एनायन। ओके गाइस, जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ना, वो अमीनो एसिड का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, इसका मान अमीनो समूह की क्षारकता व कार्बोक्सिलिक समूह की एसिडिटी पर निर्भर करता है, अर्थात यह अणु की स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करता है। यानी जो NH2 ग्रुप है और COH ग्रुप है वो कहाँ कहाँ लग रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड हैं, उनका जो आइसोइलेक्ट्रिक जो पॉइंट होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रल अमीनो एसिड का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का पीएच मान होता है ना, वो 5.5 से 6.3 के बीच में होता है। ओके, अगर एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो उसका जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का पीएच मान होगा वो लगभग 3 के लगभग होगा। ओके, और बेसिक अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो पीएच मान होगा वो लगभग 10 के आसपास होगा। ओके, जो न्यूट्रल का है वो 5.5 से 6.3 के बीच होता है। ओके, समविभव बिंदु पर अमीनो अम्लों की विलयता न्यूनतम होती है, यानी ये घुलते नहीं है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। ठीक है, इस गुण के आधार पर अमीनो अम्लों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। अगर आप देखो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो पॉइंट है वहाँ पर उसकी विलयता न्यूनतम हो रही है, तो अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है तो आप उस सॉल्यूशन से अमीनो एसिड को निकाल कैसे सकते हो। आप वहाँ पे क्या करो कि उसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो पॉइंट है उसका पीएच लगा दो, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो सबसे कम होगी, और सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी तो दोनों मेटर अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे तो आप उन दोनों को अलग निकाल सकते हैं। ओके गाइस, ये हो गया आपका अमीनो एसिड का जो मिक्सचर है उससे अलग निकालने का। अब हम देखें एक चीज़ और देखते हैं, स्पेक्ट्रल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा खास नहीं है इसके जो स्पेक्ट्रल करेक्टरिस्टिक्स हैं, पर कुछ जो इसके स्पेक्ट्रल विशेषताएं हैं वो है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर के बारे में कोई खास सूचना नहीं मिलती हमारे को, जबकि अगर हम देखें अवरक्त स्पेक्ट्रम में इसकी काफ़ी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, यानी यूवी वाले में इसकी खास जानकारी नहीं मिलती, जबकि जो IR स्पेक्ट्रम है उसमें इसकी बहुत सी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, अगर हम सारी माध्यम में अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के जो NH वाला तनन बैंड होता है ना, अगर उसको देखें वो हमारे को दिखाई देगा इसमें, और वो दिखाई देगा 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसी प्रकार जो एसिडिक वाला COH ग्रुप है वो 1729 सेंटीमीटर इनवर्स में। ओके, ऐसे ही आपका न्यूट्रल वाला दिखाई देगा। ओके, अब आ गए हमारे पास जो प्रोटीन है वो किन किन बॉन्ड से बनता है, यानी प्रोटीन के बीच कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। आप जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो पॉलीमर होता है, यानी बहुत सी जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन बनता है तो उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है,
जो पहले टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, ठीक है। पहले टाइप का और सबसे नॉर्मल ज़्यादा पाए जाने वाला उसका बॉन्ड होगा वो होगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड में आप इसको समझ कैसे सकते हो, एक आप देखते हो कि जो एक अमीनो एसिड होता है उसमें एक तो NH2 ग्रुप होता है और एक आपका होता है COOH ग्रुप। फॉर एग्जांपल आपको मैं लिख के बताऊं, ये आपका अमीनो एसिड है एक RCH, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप होता है और एक COOH ग्रुप होता है। अगर उसी प्रकार एक दूसरा आप अमीनो एसिड ले लें तो RCH COOH और एक NH2 ग्रुप होता है। तो अब आप क्या करो कि जो ये COOH ग्रुप और ये NH2 ग्रुप है ना, इन दोनों के बीच रिएक्शन करवा दो और यहाँ से एक रिमूव कर दो वाटर मॉलिक्यूल। अगर वाटर का मॉलिक्यूल एक यहाँ से रिमूव कर दिया आपने तो ये क्या बना, आपके पास एक बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, यहाँ पे आप इसका COOH ले लिया और इसका NH2 ले लिया आपने, ठीक है, ठीक है। ये COOH और एक NH2 ले लिया, यानी ये एक COOH और एक NH2 ले लिया आपने, तो आपके पास जो बॉन्ड बनेगा यानी H2O एलिमिनेट होने के बाद, H2O रिमूव होने के बाद आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो CONH बॉन्ड होगा। ओके गाइस, और ये जो CONH बॉन्ड होगा वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये आपका एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, COOH का ये जो आपके पास OH है वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से आपके पास जो माइनस रिमूव होगा वो H2O होगा। ओके गाइस, और इस प्रकार जो आपके पास ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, एक अमीनो अम्ल का NH2 समूह और दूसरे का COOH समूह होता है, उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ओके, पेप्टाइड बंध होता है जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए सहायक होता है, यानी जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें ओनली एंड ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का हो सकता है। नीट में एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया हुआ था कि आप जो टेट्रापेप्टाइड है उसमें कितने अमीनो एसिड से आप बना सकते हो। टेट्रा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो हम 4 अमीनो एसिड, मिनिमम 4 अमीनो एसिड से आप टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं और इसमें 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ओके, अगर आप ट्राइपेप्टाइड लेंगे तो ट्राइपेप्टाइड में आपके पास 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, डाइपेप्टाइड में आपके पास ओनली 1 पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब जैसे देखिए डाइपेप्टाइड में 2 होंगे तो उनके बीच एक ही तो बॉन्ड बनेगा। अब देखिए आप ट्राइपेप्टाइड 1 2 3, ट्राइपेप्टाइड में कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने। ओके, जैसे आप टेट्रापेप्टाइड लेंगे तो 1 2 3 4 ले लिया हमने, 4 अमीनो एसिड्स, उनके बीच कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 बॉन्ड। तो जो आप यहाँ पे ये जो मैटर है इसको इससे समझ सकते हैं कि आपके पास जो डाइपेप्टाइड है उससे आपके पास 2 अमीनो एसिड होंगे और 2 अमीनो एसिड से आपके पास ओनली 1 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ट्राइपेप्टाइड में आपके पास 3 अमीनो एसिड्स होंगे और उनसे आपके पास 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ओके, टेट्रापेप्टाइड में क्या होगा कि 4 अमीनो एसिड होंगे और उनसे आपके पास 3 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। ओके गाइस, अगर आप पॉलीपेप्टाइड ले लें तो पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे, माना हमने कि हमारे पास n अमीनो एसिड्स हैं, तो जो बॉन्ड बनेंगे वो n-1 बनेंगे। ओके, n-1 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलीपेप्टाइड के बारे में कि पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं। सामान्य 10 या अधिक अमीनो एसिड यूनिट से बना हुआ जो पेप्टाइड होता है वो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। पॉलीपेप्टाइड के अधिकतर अणुभार की जो सीमा होती है वो 10,000 होती है। ओके, अगर हम देखें कि जो पॉलीपेप्टाइड है, आप देखिए एक पॉलीपेप्टाइड है, ये मानो एक लाइन खींच दी हमने, तो इसमें अमीनो एसिड बहुत सारा है, ये मानो इसमें आपके पास 2 टर्मिनल होंगे, एक होगा N टर्मिनल और एक होगा C टर्मिनल। ओके, एक होगा आपके पास C टर्मिनल और एक होगा आपके पास N टर्मिनल। अब आप देखिए जो N टर्मिनल है वो NH2 ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप के लिए
था। ओके, और जो आपका सी टर्मिनल है वो होगा कार्बोक्सिल, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा यानी कार्बोक्सी टर्मिनल होगा। ओके, उसके लिए होगा। तो आप एक बात ध्यान रखना, जो एन टर्मिनल है वो हमेशा हम लेफ्ट में लिखते हैं, और जो सी टर्मिनल है यानी कार्बोक्सी ग्रुप वाला है वो हमेशा राइट में लिखते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको पूछे कि इसमें एन टर्मिनल कहाँ पे है, इसमें एन टर्मिनल कहाँ पे है, तो आप जाइए लेफ्ट में, और लेफ्ट में सबसे लेफ्ट वाला जो होगा वो आपका एन टर्मिनल होगा यानी NH2 ग्रुप वाला होगा। ओके गाइस, अगर आपको सी टर्मिनल पूछे तो आप कहाँ पे जाएंगे, राइट में जाएंगे, और राइट से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सी टर्मिनल होगा वो वहाँ होगा, कार्बोक्सी ग्रुप वाला। अब देखिए, जो पेप्टाइड है उसके नामकरण में सी टर्मिनल अमीनो एसिड को छोड़कर प्रत्येक जो अमीनो एसिड है उसके जो अनुलग्न होगा उसमें इन के स्थान पर हम इल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये देखिए आपके सामने है एक ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरिन है। हमने लिया ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरिन। अब क्या करें कि हम इनका एक पॉलीपेप्टाइड बना दिया, ट्राईपेप्टाइड, सॉरी पॉलीपेप्टाइड नहीं, ट्राईपेप्टाइड बना दिया। पॉलीपेप्टाइड में 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स हो सकते हैं या होते ही हैं, वो कह सकते हैं। अब देखिए, आप ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरिन से आपको एक बनाया कंपाउंड और ट्राईपेप्टाइड, उसका नाम था आपका, ये देखिए, ग्लाइसिल एलेनिन सीरिन। तो इसमें हमने क्या किया कि जो इन था उसको हटाया और इल लगाया। ओके, यहाँ पे, और जो लास्ट का है उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं। तो ये हो गया इसका नामकरण कैसे करते हैं। ओके गाइस, आ रहा है कुछ समझ में का पेप्टाइड का नामकरण के बारे में। अब आप देखिए, जो आपके पास दूसरा बॉन्ड है वो होगा सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इससे बेस्ट तरीके से बोल सकते हैं हम कि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। और जो तीसरा बॉन्ड होगा वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। ओके, पहला बॉन्ड हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, और डाइसल्फाइड बॉन्ड के बाद में हम पढ़ेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डेशन है वो भी होती है इसमें। तो अब हम देखते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसके बारे में। ठीक है गाइस, तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो एक तरह का आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जो डाइसल्फाइड बंध है वो भी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसका लाक्षणिक गुण है, और यह एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो सामान्यतः जैसे इंसुलिन हो गया, राइबोन्यूक्लियेज हो गया, उनके सिस्टाइन अवशेषों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, डाइसल्फाइड बंध अन्य सल्फर युक्त अमीनो अम्लों जैसे सिस्टीन, मिथियोनिन, ठीक है, इनके बीच भी पाया जाता है। जब दो, जैसे हम देखें सिस्टाइन के दो मॉलिक्यूल, ओके, दिस इज सिस्टाइन, सिस्टाइन अणुओं के थायोल समूह जैसे SH को ऑक्सीकृत किया जाता है तो ये डाइसल्फाइड यौगिक एक सिस्टीन बनाते हैं, और इसके मध्य जो बॉन्ड बनेगा उसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। ओके, डाइसल्फाइड बंध का निर्माण एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तथा दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य भी हो सकता है। ओके, जैसे हम देखते हैं एक सिस्टीन है, इस सिस्टीन की एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है, हमने 2 यूनिट ली। अब इन 2 यूनिट से हम क्या करें कि अगर इसका SH ग्रुप का ऑक्सीडेशन करवा दें इस, तो यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन रिमूव होंगे, ये हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो जो S है यानी सल्फर है उनके बीच एक बॉन्डेशन फॉर्म होगी, और आपके पास ये जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके गाइस, ये हुआ आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी इस प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड सामान्यतः पाए जाते हैं। प्रोटीन संरूपण में हाइड्रोजन बंध का सबसे अधिक योगदान होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध एक पेप्टाइड बंध के कार्बोनिल ऑक्सीजन तथा दूसरे पेप्टाइड बंध के जो एमिडो हाइड्रोजन के बीच होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे एक वीकली बॉन्ड होता है। ओके, अब देखते हैं हम बहुत मोस्ट टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, सबसे मोस्ट टॉपिक है, और इस चैप्टर का ज्यूटर आयन और जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है उसके बाद का सबसे मोस्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। वैसे तो पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड और सारे टॉपिक मोस्ट होते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, तो इसे बहुत ध्यान से देखना है गाइस हमारे को। अब हम देखते हैं इसके बारे में। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन की, तो हमें स्ट्रक्चर याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा,
और उसका अगर हम जल अपघटन करवा दें तो वो क्या है कि टूट जाएगा और उसकी स्टडी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो कितने प्रकार की जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर कितने प्रकार की होती है, उसके स्ट्रक्चर को हम 4 प्रकार से मान के चलते हैं। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी 2 तरीके से इसका स्टडी करते हैं। पहला इसका फॉर्म होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है बीटा कन्फर्मेशन यानी प्लेटेड सिस्ट स्ट्रक्चर। यानी जो ये होता है हेलिकल, अल्फा हेलिकल जो होगा हेलिक्स के रूप में होगा, दूसरा होगी प्लेट के रूप में होती है, यानी जो सीट्स होती है ना वैसे इसके स्ट्रक्चर होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में इसका स्टडी करने वाले हम, बहुत ही डिटेल में, ठीक है। बीएससी में जो हम पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, बस ये लिख दोगे ना आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ठीक है। और जो नीट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहले देखिए आप प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। आप देखिए जो अल्फा अमीनो एसिड एक विशिष्ट क्रम में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा संयुक्त होकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। और इसे हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए आप यहाँ पे देखिए, मानो ये आपके पास अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये आपके पास अमीनो एसिड हैं और ये आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमारे पास क्या बन रहा है इस स्ट्रक्चर में, आप देखिए एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रही है। जैसे हम देखें कि आपको सिकल सेल एनीमिया वाला जो एग्जांपल है वो पता होगा कि आपके पास जो हीमोग्लोबिन होती है, जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो क्रम से लगे होते हैं, जैसे वेल, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, फिर प्रो, ठीक है, ग्लू एंड लाइस, ये इनका क्रम होता है। अगर इसमें क्या हो कि आपके पास ये आपका सिंपल है, इसमें ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। अगर इसमें क्या हो कि आपके पास जो ये है, ओके, जैसे जनरली जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसमें 576 यूनिट्स होती है अमीनो एसिड्स की, ओके, एचबी में, ये ध्यान रखने की बात आपको, ओके गाइस। ये सिकल सेल एनीमिया जो ब्लड सेल्स है इसमें हीमोग्लोबिन अवक्षेपित होता है, और ये किस लिए अवक्षेपित होता है, इसमें क्या होता है कि जो ये हमने डायग्राम बनाया है ये आपका नॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन का है, बट इसमें जो GU यानी ग्लूटेनिक जो एसिड है उसकी जगह वेलिन आ जाए, यानी क्रम चेंज हो जाए, तो ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी यहाँ पे, यानी जो HB है वो अवक्षेपित हो जाता है, जिससे जो ह्यूमन है वो मर जाने। ओके गाइस, ये हो गया आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की दिख संरचना उसके अणु में उपस्थित पेप्टाइड श्रृंखला की जो कन्फर्मेशन है उसका निर्धारण करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, साथ में विद्युत स्थितिक की जो पारस्परिक क्रिया और पार्श्व श्रृंखला पारस्परिक क्रिया का आकर्षण बल होता है, इस कारण ये इसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो बन पाती है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पहली इसकी जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में एक हेलिक्स यानी घुमाव सीढ़ीनुमा सीढ़ी, गोल गोल सीढ़ी किसने देखी, सबने देखी होगी, तो वैसी एक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे हम अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है वह कहते हैं। जो एक साइंटिस्ट था लाइनस पॉलिंग, उन्होंने सबसे पहले 1951 में ये स्ट्रक्चर दी प्रोटीन के संरूपण के लिए, ठीक है। इस संरचना में संपूर्ण पेप्टाइड श्रृंखला एक विशिष्ट हेलिक्स के रूप में मुड़ी हुई होती है तथा अल्फा हेलिक्स कहलाती है। इसके निर्माण में एक अमीनो अम्ल का जो NH2 समूह है और दूसरा अमीनो अम्ल का जो श्रृंखला के चौथा अमीनो एसिड है उसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया है मैंने। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे देखिए, ये NH ग्रुप है, ये CO है, इसके बीच ये बॉन्ड बन गया पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें जो आप ये रोटेशन ले रहे हो ना, यहाँ पे 3.7 अमीनो एसिड्स की यूनिट है, यहाँ पे देखिए आप
अगर आप बात करो तो यहाँ से यहाँ तक की आपके पास 3.7 अमीनो एसिड यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अगर इसके व्यास की बात करें, व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी है वो 10 से 11 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसमें जो सभी प्रोटीनों में कुंडलन होता है, जो हेलिक्स में वो राइट हैंडेड होता है। ओके, राइट हैंडेड इसमें जो कुंडलन पाया जा रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण हेलिक्स में जो मुक्त घूर्णन होता है वो संभव नहीं होता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होना तो ये मुक्त घूर्णन करे, बट इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं उस कारण इनमें जो मुक्त घूर्णन होता है वो नहीं होता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ कि जो इसमें हेलिक्स होता है प्रत्येक मोड में 3.7 अमीनो एसिड यूनिट्स होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो 10 से 11 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसके दो घेरों के बीच की दूरी होती है वो 5.6 एंगस्ट्रॉम की होती है। और प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स संरचना का प्रमाण जो हमें मिला है वो एक्स-रे डिफ्रैक्शन से मिलता है। ओके गाइस, तो ये हुआ आपका अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर थी अल्फा हेलिकल उसके बारे में, ठीक है। दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ कि जो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। पहला तो लाइनस जो पॉलिंग थे उन्होंने 1951 में इस थ्योरी को दी थी, यानी ये स्ट्रक्चर बताई थी अल्फा के हेलिकल जो स्ट्रक्चर। जो ये स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है कि अल्फा कुंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो अल्फा कुंडलन की स्थिति को रखने में सहायक होते हैं और स्थायी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। दूसरी बात, इसका जो प्रत्येक मोड होता है उसमें 3.7 अमीनो एसिड होते हैं और इसकी जो स्टडी की थी हमने वह एक्स-रे डिफ्रैक्शन से की थी। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा मेथड। दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, या जिसे हम कहते हैं बीटा कन्फर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और ये जो स्ट्रक्चर बनती है ना ये भी दो तरीके से बनती है। इसमें जो बीटा कन्फर्मेशन है या जो प्लेट सीट्स होती है ना वो दो तरीके से बनती है, ठीक है। अब हम देखें कि जो प्लेट सीट स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। लहरियादार जो संरचना में पेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर अंतर आणविक जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनके द्वारा जुड़ी हुई रहती है और एक चद्दरनुमा संरचना बनाती है, एक सीटेड संरचना बनाती है जिसे हम प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर होती हैं वो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, ठीक है। पेप्टाइड श्रृंखलाएं दो प्रकार से जुड़ी हो सकती है, इसमें एक तो पैरेलल से जुड़ी हो सकती है और दूसरी होती है एंटी पैरेलल। मैंने आपके सामने ये दो डायग्राम बनाए हैं, दो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं प्लेटेड सीट जो बीटा कन्फर्मेशन है उसकी। एक जो है वो पैरेलल है और दूसरी है आपकी एंटी पैरेलल। अब आप गौर से इनको देखिए, बहुत कीप क्वाइट होके, बहुत साइलेंस रख के आप देखिए इनको, दिमाग अच्छा तरीके से लगाइए और देखिए जो पैरेलल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि नाइट्रोजन एन टर्मिनल है, यहाँ पे भी एन टर्मिनल है, ठीक है। उसको छोड़िए, अगर आप नीचे की बकाव देखेंगे, नीचे की ओर देखेंगे तो क्या होगा, नीचे की ओर सी टर्मिनल है और यहाँ पे भी सी टर्मिनल है, यानी दो यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे भी सी आएगा, यहाँ पे भी सी टर्मिनल, यहाँ पे भी सी टर्मिनल, ऐसे सी टर्मिनल आते जाएंगे, ठीक है गाइस। ये हुआ एक जो पैरेलल है उसकी बात। अब आप देखिए एंटी पैरेलल में इसमें क्या हो रहा है कि जो नीचे की ओर यहाँ पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है ना, एन टर्मिनल आ रहा है, यहाँ पे सी टर्मिनल आ रहा है। अब यहाँ पे फिर एन आएगा, फिर सी आएगा, फिर एन आएगा और फिर सी आएगा। तो इस प्रकार एकांतर क्रम चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि समांतर विन्यास में सभी पेप्टाइड श्रृंखलाएं एक ही दिशा में बढ़ती है, जबकि प्रति समांतर विन्यास में एकांतर क्रम में एक दूसरे के विपरीत बढ़ती है। आप इस डायग्राम से पूरे को समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया है मैंने इस प्लेटेड जो स्ट्रक्चर है उसके लिए। अब हम देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। अब देखिए जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है ना वो सबसे स्टेबल होती है, मोस्ट स्टेबल होती है। और आपको पता है क्या कि मोस्ट स्टेबल क्यों होती है, ये कोई कारण? इसका एक कारण है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बाउंडेशन भी पाया जा रहा है, जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं, सल्फर बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो भी पाए जा रहे हैं, साथ में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो तो मोस्टली पाया ही जाता है, ठीक है। तो ये बॉन्डेशन पाए जाने के कारण ये एक त्रिविम में एक संरचना बना लेती है, ठीक है, और उसे हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं प्रोटीन की, ठीक है।
तो जो प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर है उसमें पेप्टाइड श्रृंखला का अत्यधिक वलन होता है, जिससे द्वितीयक संरचनात्मक जो यूनिट होती है त्रिविमीय आकृतियां ग्रहण कर लेती है। ठीक है, अगर हम टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो एक होलो वुलन बाल लाइक के जैसी स्ट्रक्चर होती है। आप होलो वुलन बॉल देखे होंगे कि एक ऊन बनाने वाले रखते हैं, एक गोल सी राउंडेड शेप बॉल होती है, वो उसके जैसे स्ट्रक्चर होती है इसकी। नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, राइट। टर्सरी जो स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन है वो होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत ही नर्सरी। तीसरी बात, ये बहुत ही मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, सामान्य जिन प्रोटीन्स का कार्य समान होता है ना, उनकी जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वो भी समान होती है। यानी जिन प्रोटीन्स का कार्य समान होता है उनकी टर्सरी स्ट्रक्चर भी समान होती है। बट आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ना, उनमें अत्यधिक भिन्नता हो सकती है। सामान्य जिन प्रोटीन्स का कार्य समान होता है उनकी तृतीयक संरचना भी लगभग समान होती है, जबकि इनकी प्राइमरी संरचनाओं में अत्यधिक भिन्नता हो सकती है। अब हम देखने वाले हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। चतुर्थ इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फोर्थ वाली, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है गाइज, इसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पुंजित होकर एक बहुलक पॉलीमर बनाती है। ओके, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य अंतर आणविक पारस्परिक क्रियाओं यानी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है, और जिसके फलस्वरूप हमारे पास एक चतुर्थ स्ट्रक्चर बनती है प्रोटीन की। ओके, जिसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये दो प्रकार से हो सकती है। एक होती है आपके पास होमोजीनियस और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब आप देखिए कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है कि ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन से बनती है। तो इसमें क्या होगा कि जो एग्जाम्पल से देखते हैं, हम एक हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल लेते हैं। हीमोग्लोबिन की जो यूनिट्स होती हैं आप जानते हैं वो दो अल्फा श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है और दो होती है इसमें बीटा श्रृंखलाएं। अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर में मैंने बनाया है अल्फा बीटा। ओके, तो इसमें दो अल्फा है और दो ही बीटा है। तो ये क्या लगा आपको, एक ये स्वयं में एक पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर, ये पॉलीमर, ये पॉलीमर, सभी पॉलीमर हैं, और ये इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन के कारण एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच एक इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन हो गया, इसके कारण ये बंध गए और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, जो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है दो प्रकार से बनती है। एक तो होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में आप जानते हैं कि जो पॉलीमर होंगे ना वो एक जैसे होंगे, यानी जो स्ट्रक्चर होगी एक जैसी सिंगल स्ट्रक्चर होगी। जो हेट्रोजीनियस होगा उसमें जो सब यूनिट्स होंगी ना, इन्हें हम सब यूनिट्स कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये है, इसे हम सब यूनिट कहेंगे, सब यूनिट। ओके, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर सब यूनिट। तो ये जो सब यूनिट होती है ना वो समांगी में यानी होमोजीनियस में तो एक जैसी होंगी, और जो हेट्रोजीनियस कंपाउंड होंगे ना उनमें जो सब यूनिट्स होंगी वो अलग अलग होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉलीमर की स्ट्रक्चर में जो सब यूनिट्स होंगी वो समान होंगी, तो होमोजीनियस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगी, जैसे फास्फोराइलेज। ओके, दूसरी हेट्रोजीनियस के स्ट्रक्चर हम देखते हैं हीमोग्लोबिन। यहाँ पे देखिए आप, हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा सब यूनिट, पहली सब यूनिट अल्फा, फिर अल्फा वाली, फिर बीटा वाली। ओके, तो ये सब यूनिट हो गई, तो ये हेट्रोजीनियस कहलाता है। ओके गाइस, अब आप देखिए जो ये सब यूनिट्स होती हैं ये पृथक अवस्था में जैविक रूप से निष्क्रिय, परंतु जो टेट्रामर होते हैं उस रूप में सक्रिय प्रोटीन के रूप में कार्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो सब यूनिट होती हैं वो अगर इन्हें पृथक रख दिया जाए या अलग अलग कर दिया जाए तो ये जैविक रूप से निष्क्रिय हो जाती है। बट अगर इनको एक टेट्रामर यानी मिक्सअप साथ में कर दिया जाए तो ये सक्रिय प्रोटीन के रूप में कार्य करने लग जाती है। ओके, बहुलक की जो प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो सब यूनिट कहलाती है, और चारों सब यूनिट चतुष्कीय रूप से एक टेट्राहेड्रली व्यवस्थित होकर एक सहर्त हीमोग्लोबिन अणु का निर्माण करती है। और जो हीमोग्लोबिन अणु का निर्माण हुआ वो हेट्रोजीनियस क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है।
ओके गाइस, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। जो मेरा चैनल है इस पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बीएससी, साथ में एमएससी और एमएससी एंट्रेंस के वीडियोज, जेई और नीट के सभी वीडियोज आपको मिलेंगे। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करनी है तो मैं बहुत से एमसीक्यूज मेरे चैनल में पे प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, वहाँ से आप मेरे साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का नीट, जेई और एमएससी एंट्रेंस, जेम या बीएचयू का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको स्टडी मटेरियल की पीडीएफ्स है मेरे पास तो मैं सेंड कर सकता हूँ। अगर आपको बहुत ही हाई लेवल की बुक्स चाहिए एमएससी के लिए या ठीक है, जैसे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको प्रेस कोड चाहिए, मोलिकुलर बायोलॉजी के प्रेस कोड चाहिए, तो ये क्या है कि गूगल पे उपलब्ध नहीं है और इसकी पीडीएफ मैंने खरीदी है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर सकता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। ओके, थैंक यू गाइस सो मच।